3 नवंबर 1956 को इजरायली मिलिट्री खान यूनिस के एक मोहल्ले में जाती है और वहां पर जाकर के 15 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे थे उनको पकड़ करके एक दीवार के सामने खड़ा करती है और खड़ा करने के बाद उनको गोलियों से भून करके वहीं पर मार देती है। याद रहे ये 1956 है, यहाँ पर हमास का नामो निशान नहीं था, लेकिन हमास यहीं से शुरू होने वाला। यहीं पर खान यूनिस के एक रिफ्यूजी कैंप में एक 8 साल का बच्चा ये सारी चीज़ें होते हुए देखता है, जिसमें उसके खुद चचा मारे जाते हैं और यही 8 साल का बच्चा आगे चल करके हमास का को फाउंडर बनता है। इसका नाम था अब्दुल अजीज़ रंतीसी। तो ये इजरायली मिलिट्री ओवर द पीरियड गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में जाकर के उधर के लोगों को मारती क्यों है, और अगर इसका एंड गोल टेररिस्ट को ही खत्म करना है तो 15 साल के बच्चों को आखिर क्यों मार रहा है? इसका आंसर हमें मिलेगा 1938 में। 1938 में जब लोगों को ये बात पता चली कि पैलेस्टीन को ब्रिटिश 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक हिस्सा वो पैलेस्टीनियंस को दे देंगे और एक हिस्सा ज्यूज को दे देंगे। ये फैसला ना तो ज्यूज के लिए सेटिस्फाइंग था और ना ही पैलेस्टीनियंस के लिए। ज्यूज काफी एग्रेसिव हो गए और अपने लीडर इत्ज़ाक राबिन से शिकायत करने और कहने लगे कि तुमने तो हमें ख्वाब दिखाया था कि ये पूरा पैलेस्टाइन ही हमारा होगा। हमने ब्रिटिश आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने जान पर खेल करके लड़ाइयाँ की हैं। हमने उनको फंड दिया है, हमने उनको हर तरीके से स्पाई करके इंफॉर्मेशन दी है और अब वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन का एक छोटा सा टुकड़ा दे करके। तब इत्ज़ाक राबिन कहते हैं कि अभी रिलैक्स हो जाओ, हमें पहले एक इजराइल का छोटा सा स्टेट ही मिलने दो, उसके बाद हम पूरा का पूरा पैलेस्टाइन अटैक करके कब्जा कर लेंगे। और यही मेंटालिटी ओवर द पीरियड अभी तक नस्लों से होते हुए इजराइल के हर एक बच्चे में चली आ रही है। मैक्स हास्टिंग जो कि एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने एक किताब गोइंग टू वॉर्स में लिखा है कि जब वो 1970 में जेरूशलम आए और उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की तो उस वक्त नेतन्याहू ने उन्हें बताया कि अगर हम अगले वॉर में अच्छे से लड़ते हैं तो हम सारे अरब्स को यहाँ से निकाल के भगा देंगे और हम पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। और इसी माइंडसेट के चलते इन्होंने हर वो चीज़ किया जो इनके सपोर्टिव थी, फिर वो चाहे इस्लामिक ब्रदरहुड को फंड करना हो या फिर गाजा स्ट्रिप में मस्जिदें बनवाना हो या फिर हमास को फंड करना हो। यस, हमास को फंड करना हो। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये हमास को क्यों फंड कर रहे थे और हमास को फंड करने से इनका क्या फ़ायदा था? इजराइल के लिए प्रॉब्लम हमास नहीं है, बल्कि इजराइल के लिए प्रॉब्लम पैलेस्टीन का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जो पैलेस्टीन का एक अथॉरिटी हो वो सबसे ज़्यादा इनके लिए ख़तरा है। और जब पीएलओ एग्जिस्टेंस में आया तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने हमास को वेपन भी दिए, उनको ट्रेनिंग भी दी और उनको फंड भी दिया। इवन जो दूसरे देशों से फंड हमास को आ रहे थे जैसे कि ईरान, कतर, यमन, इन्होंने हर एक जगह से फंड को आने दिया और इन्होंने हमास और पीएलओ के बीच में काफ़ी घिनौनी लड़ाई लड़वाई, जिससे अगेन फ़ायदा इजराइल को हुआ कि पैलेस्टीन के लिए जो अथॉरिटी पीएलओ खड़ी होने वाली थी वो इस्टेब्लिश ही सही से नहीं हो पाई। और इजराइल के कई सारे नेता, इवन दो बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने कई सारे इंटरनल मीटिंग में ये कह चुके हैं कि इजराइल की यही पॉलिसी रहेगी, जो अथॉरिटी या पार्टी या इंडिविजुअल जो पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट करेगा हम उन्हें एक बर्डन की तरह ट्रीट करेंगे और उनके अगेंस्ट में खड़े होने वाले जैसे कि हमास को हम सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। और 7 अक्टूबर के हमास के अटैक के बाद लगातार इजराइल रिटेलिएट किए जा रहा है और इस रिटेलिएशन में न्यूज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है। फिर वो चाहे अल जजीरा, एजे प्लस हो या फिर CNN, द गार्डियन या वेस्ट की कोई भी मीडिया हो, आपको ज़्यादातर मीडिया प्रोपेगेंडा से ही भरे पड़े मिलेंगे। अल जजीरा, एजे प्लस या इनके जैसे और कई सारे मीडिया चैनल्स या आपको पैलेस्टीन के सपोर्ट में पोस्ट लिखते हुए मिल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड न्यूयॉर्क टाइम, द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN न्यूज़, BBC न्यूज़, ये सारे न्यूज़ चैनल इजराइल के सपोर्ट में पोस्ट लिखते हुए मिल जाएंगे। इन सारे न्यूज़ चैनल्स ने प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को इतना ज़्यादा स्प्रेड किया है कि लोग आज उसी को ही सच मानकर बैठे हैं। लाइक 40 बेबीज को बिहेड कर दिया गया था हमास के टेररिस्ट के थ्रू। ये न्यूज़ वेस्टर्न मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था इजराइल के सपोर्ट में लिख करके कि US के प्रेसिडेंट तक जो बाइडन ने भी इस पर बयान दे दिया था। इवन दो इजरायली सिविलियंस ही बताते हैं कि कई सारे इजरायली सिविलियंस जो कि अब हॉस्टेजेस बन चुके थे हमास के हाथों, उनको छुड़ाने के बजाय उन्हें हमास के साथ ही मार दिया गया, उन पर बम गिरा दिया गया।
मतलब जिस मोसाद की आप विक्ट्री वाली कहानी सुनते हो कि दूसरे देश से जा करके अपने हॉस्टेजेस को टेररिस्ट से छुड़ा करके ले आता है, वो अपने ही देश में टेररिस्ट को ही मार देता है और साथ में अपने ही देशवासियों को मार देता है, क्योंकि उसे टेररिस्ट को मारना है। और न्यूज़ चैनल की बात तो अपनी जगह, यहाँ पर पर्सनल इंडिविजुअल्स तक इस प्रोपेगेंडा से खाली नहीं। कुछ लोग प्रो पैलेस्टाइन हैं और कुछ लोग प्रो इजराइल हैं, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि दोनों प्रोपेगेंडा के शिकार हैं। जैसे कि अल शिफा हॉस्पिटल की कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बंदा अपनी लाठी को ऊपर उठाता है जिससे लोग टेक लेते हैं। इसको इजरायली मीडिया और प्रो इजरायली न्यूज़ चैनल्स ने कहा कि देखो कैसे एक हमास टेररिस्ट वहाँ सिविलियंस के बीच अस्पताल में ही खड़ा हुआ है और निकल रहा है। लेकिन बाद में जब लोगों ने इस गन को जूम करके देखा तो ये गन नहीं, एक नॉर्मल सी स्टिक थी जिसको लोग सहारा लेते हैं चलने के लिए। और इजरायली मीडिया और वेस्ट के जो प्रो इजराइल न्यूज़ चैनल्स हैं उनका प्रोपेगेंडा या फिर कहें डुअलिटी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, वो और आगे बढ़ता है। एक पैलेस्टीनियन जिसका एक छोटा सा बच्चा इजराइल के थ्रू किए गए बॉम्बिंग में मारा जाता है, वो उसको उठा के कफन पहना के दफनाने के लिए ले जाता है। और इसका ये फोटो जब ट्विटर पे वायरल होता है तो इजरायली मीडिया और सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल जो प्रो इजराइल हैं वो कहते हैं ये तो कोई लड़का ही नहीं है बल्कि ये तो एक डॉल है जिसको इसने गोद में उठा रखा है। और ये वेस्टर्न मीडिया इजराइल के नैरेटिव को इतना ज़्यादा रख रही है कि इजराइल के एक फेक एनिमेटेड वीडियोस, फेक एडिटेड वीडियोस को ये कंटिन्यूसली अपने न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं कि हमास इज़ डेंजरस। लेकिन कभी किसी पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करने वाले एक इंसान को बुला करके बैठा करके उनसे एक पूरा प्रॉपर डिस्कशन नहीं किया कि आखिर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इन्होंने भूल चूक करके किसी अगर एक को बुलाया भी तो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आप हमास को सपोर्ट करते कि नहीं करते, हमास को आप कंडेम करते हो कि नहीं करते हो। और इनकी डुअलिटी वर्ड्स में भी झलकती है, जैसे कि ये कहते हैं कि अराउंड 1400 पीपल किल्ड बाय हमास टेररिस्ट। और जब वहीं पर पैलेस्टीनियंस की बात आती है तो इनका ये किल्ड वाला वर्ड खत्म हो जाता है। ये कहते हैं मोर देन 10,000 पीपल डाइड इन गाजा। तो जो पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए उधर बैठी थी, जब वो इस चीज़ को एड्रेस करती हैं तो गैस उनके साथ क्या हुआ होगा? सीधा थैंक यू बाय बाय, आप अपना रास्ता देखिए, हमें प्रो इजराइल रह के प्रोपेगेंडा ही फैलाना है। Thank you for joining us here on Sky News. I understand that recent events have caused you personally a great deal of grief and pain. When you first introduced what's happening, you said more than 1,400 people have been killed in Israel and more than 4,000 in Palestine have died. I think language is really important to use because language, as a journalist, you have the moral responsibility to report on what's happening. Palestinians don't just die, they get killed. They are actually being subjected to ethnic cleansing, to genocide for the last 75 years. And you also mentioned that this is a Hamas-Israel war. This is not it. And framing it as such is very misleading because it poses the thing that Israel is an equal power, but it's an occupying power, and it actually has the responsibility of protecting all civilian lives and children in Gaza. Yara Eid, good to get your perspective on Sky News. Thank you very much for joining us. हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराने से पहले वहाँ एक फेक एनिमेटेड वीडियो बनाया गया ये दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पर कैसे हमास के टनल्स हैं, यहाँ पर एक मैसिव वेपन है, यहाँ पर बहुत सारे वेपन इकट्ठे रखे गए हैं ताकि वो हम पर अटैक कर सकें। और वो इसी हॉस्पिटल के थ्रू ही अपने टनल में जाते हैं और टनल से बाहर निकलते हैं और वो यहीं से ऑपरेट करते हैं। इस वजह से हमें इस हॉस्पिटल पे अटैक करना पड़ेगा, बॉम्ब गिराना पड़ेगा। और अल शिफा हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराया भी गया, वहाँ पे ऑलरेडी इंजर्ड और प्री मैच्योर बेबीज मारे गए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अभी इजरायली फोर्सेस IDF ये टनल्स कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये गूगल पे ढूंढ रहे हैं। नहीं, गूगल मैप्स पे नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि ये ढूंढ रहे हैं कि गूगल पे कोई एक बढ़िया सा पिक्चर अगर मिल जाए जो टनल जैसा दिख रहा हो तो उठा करके अपने सो कॉल्ड फ्री स्पीच वाले न्यूज़ चैनल्स को हम देंगे और उनसे कहेंगे कि ये देखो ये है हमास का टनल जिनके थ्रू ये ऑपरेट कर रहे हैं। और इनका प्रोपेगेंडा यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। ये जा करके एक हॉस्पिटल में उस एलिवेटर के बाहर बैठ करके एलिवेटर को ही दिखा कर कह रहे हैं कि ये देखो ये है हमास का टनल और यहाँ से हमास ऑपरेट करता है। और इनका प्रोपेगेंडा यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होता, बल्कि वो एक कदम और आगे जाते हैं और वहाँ पर दीवार पे चिपकी एक लिस्ट है और उस दीवार पर लगी लिस्ट को ये दिखाकर बताते हैं कि ये देखो हमास के टेररिस्ट का इधर नाम लिखा हुआ है और वो इधर अटेंडेंस लगाते हैं।
लेकिन जस्ट ये एक टाइम टेबल है, संडे मंडे ट्यूसडे, ये सिर्फ दिनों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अरेबिक में लिखे हुए हैं और ज़्यादातर दुनिया को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो लोग बिलीव कर ही लेंगे। प्रोपेगेंडा का लेवल इतना हाई जा रहा है, इन्होंने इतने ज़्यादा नंबर्स में सिविलियंस को मार दिया है कि अब उसके जवाब के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए, ये हर एक झूठ बोलने के लिए या नीचे से नीचे जाने तक के लिए ये रेडी है। इजरायली फोर्सेस एक वीडियो रिलीज़ करती है जहां पर एक नर्स है जो कि बता रही है कि कैसे हमास जो कि एड आता है हॉस्पिटल्स के लिए उन्हें छीन लेता है और छीन करके उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। जब ये वीडियो वायरल हुई और लोगों ने देखा तो पता चला कि ये जो नर्स है ये कोई नर्स नहीं बल्कि ये लेडी एक एक्ट्रेस है, और ये जो बात करने लग रही हैं, जो बातें बता रही हैं कैमरे में, इन्हें ढंग से अरेबिक प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता है। मतलब इजरायली फोर्सेज एक एक्ट्रेस को तो हायर कर लिए, लेकिन अगर एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर को भी हायर कर लेते तो शायद ये प्रोपेगेंडा और ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा रियल लगता। ये फेक वीडियो बहुत ही जल्दी ही एक्सपोज हो गई। इतने सारे प्रीमेच्योर बच्चों को जान से मार दिया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी इजरायली फोर्सेस IDF को हमास के टनल नहीं मिल रहे हैं। और जब लोग इस पर ज़्यादा ही सवाल उठाने लगे तो जो इनके प्रो इजराइल चैनल्स थे उन्होंने भी सवाल पूछ लिया कि भाई अल-शिफा के नीचे जो तुमने एनिमेटेड वीडियो रिलीज़ की थी कि वहाँ पर हमास का टनल है, वो टनल किधर है, उसके बारे में कुछ तो अपडेट करो लोगों को। तो इजरायली फोर्सेस IDF के कुछ सोल्जर्स, कुछ रिपोर्टर्स को ले जाते हैं अल-शिफा हॉस्पिटल में, वहाँ पर हमास के टनल्स को दिखाने के लिए, और ये गाज़ा में 9 बजे रात को एंटर करते हैं और गाज़ा में ये पूरे 6 घंटे तक रहते हैं। लेकिन इनमें से किसी को भी 6 घंटे के लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने मर्जी से कैमरा ओपन करने का परमिशन नहीं था, और ना ही वाइट बल्ब। जहाँ पर इजरायली फोर्सेस को कुछ दिखाना होता था वो एक कलर्ड टॉर्च मारते थे और कहते थे कि ये देखो इधर से ये चीज़ें हैं, इधर ये चीज़ें हैं। और जब आधी रात के करीब हो जाती है तो इजरायली फोर्सेस इन रिपोर्टर्स को अल-शिफा हॉस्पिटल के एक कमरे में ले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि आप अभी जहाँ पर खड़े हैं इसके बिल्कुल नीचे हमास का टनल है। नहीं, सीरियसली, आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर नीचे हमास का टनल है, और अभी भी आपको वीडियो बनाने का कोई परमिशन नहीं है और ना ही आपको वाइट बल्ब जलाने की परमिशन है। और इन्होंने अपने एक प्रो इजराइल चहीते न्यूज़ चैनल को सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड के लिए ही वाइट बल्ब जलाने की परमिशन दी, और थोड़ा मोड़ा जो उन्होंने परमिशन भी दिया था कि कहीं पर आप शूट कर सकते हो, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि पहले आपको पब्लिश नहीं करना है, पहले आप इजरायली ऑफिशियल्स को इसे सबमिट करिए, फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा पार्ट तुम्हें पब्लिश करना है और कौन सा पार्ट पब्लिश नहीं करना है। ये तो रहा इजरायली फोर्सेज और उनके चहीते न्यूज़ चैनल्स, जिनको वो खुद ही इंडिपेंडेंटली रिसर्च नहीं करने दे रहे हैं। बल्कि अब IDF ने यह भी क्लेम कर दिया है कि अब हमास के टनल्स नॉर्दर्न गाज़ा में नहीं बल्कि सदर्न गाज़ा में भी हैं, और अब वहाँ पर भी बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। और अब धीरे धीरे IDF अपना मोरल इतना लूज करते जा रहा है कि अब उनके चहीते चैनल्स ही उन पर आवाज़ उठाने लगे, क्वेश्चन मार्क खड़ा करने लगे हैं। और इजराइल के सबसे मजबूत अलाई और सपोर्टर्स अमेरिका के बीच अभी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वो है लेटर टू अमेरिका। ये हैशटैग पिछले कुछ दिनों में टिकटॉक पर ओवर द 15 मिलियन टाइम रिपीट किया गया है। यहाँ तक कि अमेरिकन ऑफिशियल्स इसके बारे में आवाज़ उठाने लगे, और कुछ ऑफिशियल्स तो टिकटॉक पर इतने ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने कहा कि अब टिकटॉक को यहाँ से बैन ही कर दो। ये लेटर टू अमेरिका है क्या, और इसको किसने लिखा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें क्या लिखा गया था कि इसमें अमेरिकी ऑफिशियल्स पूरे हिल सी गई है। टिकटॉक तक को बैन करने की बात वहाँ पर चल रही है। ये लेटर लिखा गया था ओसामा बिन लादेन के थ्रू 9/11 अटैक के बाद, कि ओसामा बिन लादेन ने 9/11 अटैक आखिर क्यों करवाया। ये लेटर बहुत लंबा था, अमेरिकन लोगों के लिए था, लेकिन उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट जो अभी अमेरिका में वायरल हो रहा था वो ये था कि हमने अमेरिकन पे अटैक इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में कंटिन्यूसली पीस के रिगार्डिंग वहाँ पर इंटरप्ट कर रहा है, वहाँ पर अशांति फैला रहा है, और कैसे अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिकन पीपल के टैक्स के पैसों को उठा करके वो इजराइल को दे रही है और वहाँ उनको हथियार दे रही है ताकि वो पैलेस्टीन को अपने कब्जे में ले और उधर के पैलेस्टीनियंस को वो जान से मारे। इसके बाद अमेरिकन पॉपुलेशन में एक डर सा बैठ गया था कि कहीं हमें दोबारा ये 9/11 अटैक तो नहीं देखना पड़ेगा। इस लेटर को ओसामा बिन लादेन ने अरबिक में लिखा था, लेकिन द गार्डियन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने वेबसाइट पर पोस्ट किया था, और ये पिछले 2 डेकेड से द गार्डियन के वेबसाइट पर ही था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही द गार्डियन ने अपने वेबसाइट से इस लेटर को रिमूव कर दिया है। और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एक टिकटॉक पर इल्ज़ाम लगाया कि वो प्रो पैलेस्टीन्स के
पोस्ट को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हालांकि इसके रिस्पॉन्स में टिकटॉक के अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है कि हमारा एल्गोरिदम किसी भी पॉलिटिकल थॉट के साथ कंबाइंड नहीं है। और राइट नाउ टिकटॉक ने लेटर टू अमेरिका या इससे मिलते जुलते जितने भी हैशटैग हो सकते हैं उनको बैन कर दिया है। लेकिन इसकी कॉपीज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई और लोगों ने अब इसको अलग अलग हैशटैग के साथ पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ये जेनोसाइड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जहां पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर इजराइल के अंदर ही इजरायली सिविलियंस भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको रोका जाए, प्री मैच्योर बेबीज को बॉम्ब से ना उड़ाया जाए। और रिस्पॉन्स में अपने ही सिविलियंस को, अपने ही रबाइस को ये इजरायली फोर्सेस ही मार रही हैं। और ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला करके इस जेनोसाइड को एक अलग लेवल तक ले जाना चाहते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आपको ये लग रहा है कि उस रीजन का इजराइल सबसे मजबूत कंट्री है और दुनिया के सबसे मजबूत कंट्री का उस पर हाथ है, फिर उसको इस प्रोपेगेंडा की क्या जरूरत है? ना वो किसी और देश की सुन रहा है, ना ही वो यूएन की सुन रहा है, तो फिर उसे प्रोपेगेंडा की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ें हैं वो हकीकत में दिखा दे। ये जितना आसान लगता है सुनने में इतना है नहीं। इसको समझने के लिए हम अपने हिस्ट्री के दो कैरेक्टर्स को उठाते हैं। 20वीं सेंचुरी के दो कैरेक्टर, एक का नाम है अडोल्फ हिटलर और दूसरे का नाम है विंस्टन चर्चिल। एडोल्फ हिटलर को जहां वेस्ट मीडिया मास मर्डरर और डिक्टेटर कह के पुकारती है, वहीं पे विंस्टन चर्चिल को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करती है। लेकिन एक मिनट के लिए हम इन दोनों के कुछ आइडियोलॉजी देख लेते हैं। एडोल्फ हिटलर का मानना था कि जर्मन्स और द सुपीरियर, और जो ज्यूस हैं ये थर्ड क्लास के सिटीजन हैं। और अगर हम विंस्टन चर्चिल को देखें तो इन्होंने एकदम पूरा लेक्चर ही दिया था। ये कहते हैं कि इन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता है कि अमेरिकन रेड इंडियंस के साथ कुछ गलत हुआ है या अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कुछ गलत हुआ है। बस बात इतनी सी है कि कुछ ऊंची नस्ल के लोग, कुछ ऊंची जाति के लोग, कुछ हाई ग्रेड के लोग वहां पर गए और उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको मार करके उन्होंने अपनी जगह बना ली, वहां को कॉलोनाइज कर लिया है। बेसिकली ये भी थर्ड क्लास सिटीजन वाले मॉडल पे चल रहे हैं। जहां हिटलर का हमें रेसिज्म देखने को मिलता है ज्यूज के अगेंस्ट, वहीं पर हमें विंस्टन चर्चिल का भी एक रेसिज्म देखने को मिलता है ब्लैक पीपल के अगेंस्ट। जहां पे हिटलर ने अकॉर्डिंग टू वेस्ट मीडिया 60 लाख यहूदियों को जला के मार दिया, वहीं पे विंस्टन चर्चिल बंगाल के बर्बादी का सबसे बड़ा वजह था और वहां पर 30 लाख इंडियन मारे गए। जहां पे हिटलर ने कहा कि ये ज्यूस इंसान नहीं है, ये जानवर हैं, वहीं पे विंस्टन चर्चिल ने कहा कि मैं भारतीय लोगों से नफरत करता हूं, ये इंसान नहीं है, एक जानवर है और इनका धर्म भी जानवर है। तो अगर हम डीपली एनालाइज करके देखें कि दोनों की आइडियोलॉजी क्या है तो वो काइंड ऑफ मोर और लेस सेम है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि अडोल्फ हिटलर को सदी का सबसे बड़ा खलनायक यानी कि मास मर्डरर कहा जाता है, ऑन दी अदर हैंड सेम आइडियोलॉजी रखने वाले विंस्टन चर्चिल को एज अ हीरो पोर्ट्रेट किया जाता है? यहीं पे काम आता है प्रोपेगेंडा का। प्रोपेगेंडा फैलाया गया और अडोल्फ हिटलर को एक मास मर्डरर और डिक्टेटर बताया गया, जबकि सेम काम करने वाले विंस्टन चर्चिल को ही एक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया गया। और इसी तरह हो सकता है कि इजरायली फोर्सेस आगे चल करके लाखों पैलेस्टीनियंस को जान से मार दे और फिर लास्ट में कहे कि ये देखो मैंने तुम्हें आज़ाद करा दिया, हमास यहाँ था, मैंने उनको ख़त्म कर दिया है, अब तुम आज़ाद हो। ये तो रही इजराइल और प्रो इजराइल, पैलेस्टीन और प्रो पैलेस्टाइन्स की बात। लेकिन मार्केट में कुछ लोग न्यूट्रल हैं, ना वो प्रो इजराइल है ना वो प्रो पैलेस्टाइन है। लेकिन ये न्यूट्रल कब? न्यूट्रल नाराज ज़्यादा है। मैं बताता हूँ कैसे। ये न्यूट्रल है नहीं बल्कि ये न्यूट्रल होने का ढोंग करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने क्वेश्चन उठाया है तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। इनको हिस्ट्री याद आती है सिर्फ 7 अक्टूबर से, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 7 अक्टूबर की ही हिस्ट्री जानते हैं। और अगर इन न्यूट्रल नाड़ा से पूछोगे तो ये पूरा बताएंगे कि हमास का मकसद क्या है, फ्री पैलेस्टाइन का मतलब क्या है। फिर अगर इनसे ये पूछो कि यहाँ पर उससे पहले क्या हुआ था तो ये उसके बारे में नहीं जानते। हाँ, लेकिन इससे 2000 साल पहले क्या था वो ये जानते हैं न्यूट्रल नाड़ाज। इन न्यूट्रल नाड़ाज की तरफ से एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि ये अरब जितने सारे कंट्रीज हैं ये एज अ रिफ्यूजी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। पर 57 के 57 ये देश इतने फट्टू हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दे पाए। और ये क्वेश्चन ऐसा लॉजिकल लगता है कि जिन्हें जियोपॉलिटिक्स की समझ ना हो वो आराम से इसमें फंस जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन उठा ही दिया है तो आंसर मिल जाएगा। और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि ये इन न्यूट्रल नाराज लोगों को समझ में ना आए, बल्कि ये समझना ही नहीं चाहते। अगर इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया या लेबनान कोई भी कंट्री इन्हें एज अ रिफ्यूजी एक्सेप्ट करती है, ये दोबारा अपने घरों को वापस लौट ही नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है इससे भी पहले आए हुए लोग। अभी भी इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के कई सारे रिफ्यूजी कैंप्स में हज़ारों नहीं लाखों पैलेस्टीनियन एज अ रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। वो अभी भी अपने घरों को वापस नहीं पहुंच पाए हैं।
नकबा के टाइम पर ही 8 लाख पैलेस्टीनियंस को बेघर कर दिया गया और 500 से ज़्यादा गाँव को ख़त्म कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर ये इधर से छोड़ करके जाते हैं तो मतलब अब इनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी इनकी रिफ्यूजी कैंप्स में जाएंगे और इनका अपना देश रहेगा ही नहीं, इनका अपना घर, इनके अपने ख्वाब, कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे मेरा भी इन न्यूट्रल नाड़ा से एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्यों इजरायली फोर्सेज इनको बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, क्यों इजरायली फोर्सेज पैलेस्टीनियन सिविलियंस को कहती है कि वो अपने घरों को खाली करके सदर्न गाज़ा में चले जाए, फिर सदर्न पे अटैक करना हो तो वो दूसरे देश चले जाए। वो क्यों नहीं कहती कि इतना लंबा डिस्टेंस तुम्हें तय करने के बजाय आप सिर्फ 3-4 किलोमीटर चल करके आप वापस इजरायली ग्राउंड पर आ जाएं और यहाँ पर आप एज अ रिफ्यूजी रहें। और जब ये एक बार सारे सिविलियंस को गाज़ा से एक्सट्रैक्ट कर लें उसके बाद ये फेयरलेस एंड प्रेशरलेस, क्योंकि उधर सारे टेररिस्ट हैं तो प्रेशरलेस ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो कि जो कंट्री अटैक कर रही है वो अगले के देश के लोगों को एज अ रिफ्यूजी कैसे रखेगी, तो आपको 1971 का वॉर याद ही होगा। 1971 के वॉर के टाइम पे इंडिया में एक दो नहीं बल्कि लाखों पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिविलियंस एज अ रिफ्यूजी इंडिया में थे। इन्हें किसी को 1 साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 4 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया था। तो जब ये अपना ऑपरेशन कंडक्ट कर ले उसके बाद कहें कि चलो अब गाज़ा के सिविलियंस अपने घरों को लौट जाओ, अब सारे हमास के टेररिस्ट मर चुके हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनका मकसद सिविलियंस को बचाना या हमास को मारना नहीं, बल्कि उनका मकसद है ज़मीन कब्जा करना। और ये न्यूट्रल नाड़ाज एक चीज़ और आपको बताएंगे कि ये हमास चाहता है कि इजराइल को नक्शे से ही खत्म कर दे। हमास के चार्टर में लिखा हुआ है कि वो इजराइल का पूरा लैंड चाहते हैं, वो जूस को मारना चाहते हैं, वहां से मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इजराइल क्या चाहता है, कि पैलेस्टाइन को एक अथॉरिटी, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक इंडिविजुअल, एक पार्टी हो या ना हो। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसी सेम टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था नेतन्याहू पर चल रहे चार्जेस पे और ये वॉर क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है, इसका जियोपॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा। मैंने इस वीडियो में उसको डिस्क्राइब किया था, आप उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।